बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। चलिए, तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश के बारे में। ये आपका वीडियो नंबर 3 है, जिसमें हम लोग विद्युत वाहक चुंबकीय प्रेरण का के टॉपिक को आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए कि यदि n कुंडली, n फेरों की कोई कुंडली है, में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर डेल्टा फाई बी बाई डेल्टा टी है, ठीक है। तब कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर -n डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। ये तो बात आप जानते हैं कि विद्युत वाहक बल के बारे में जो हमने आपको पढ़ाया था, तो E बराबर -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। चूंकि हमें इसके परिमाण की आवश्यकता है, इसलिए ये माइनस चिन्ह हम यहाँ पर इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमें दिशा तो चाहिए नहीं कि ये बता रहा है कि जो माइनस चिन्ह ये है, ये दिखा रहा है कि ये उस कारण का विरोध करती है जिससे ये स्वयं उत्पन्न हुई है। तो विद्युत वाहक बल का परिमाण E बराबर n डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात, ये तो हो गया विद्युत वाहक बल की बात। अगर मान लीजिए कि जो परिपथ है वो एक बंद परिपथ है, क्लोज्ड सर्किट है, तो अगर बंद परिपथ है, यदि परिपथ बंद है, ठीक है, तथा उसका प्रतिरोध R है, तब परिपथ की में प्रेरित धारा, तो I बराबर E बाई R, ठीक है। E की वैल्यू हमने यहां से पुट कर दिया, तो ये हो गया n बाई R डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये हो गया आपका प्रेरित धारा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रेरित आवेश की, कि परिपथ में प्रेरित आवेश Q बराबर I इंटू टी, ठीक है, या I इंटू डेल्टा टी। I की वैल्यू यहां से पुट कर दिया, तो ये हो गया आपका, I की वैल्यू यहां से रखा, तो n बाई आर डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी और इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, तो Q बराबर n बाई आर डेल्टा फाई बी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो प्रेरित आवेश है वो समय अंतराल पर निर्भर नहीं करता है। यानी समय अंतराल से मतलब है कि चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है वो किस दर से परिवर्तन हो रहा है उस पर आवेश निर्भर नहीं करता है।
यानी प्रेरित आवेश अगर फ्लक्स में परिवर्तन तेजी से हो रहा है तो भी उतना ही रहेगा, अगर फ्लक्स में परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है तो भी प्रेरित आवेश उतना ही रहेगा, उस पर समय अंतराल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, प्रभाव किस पे पड़ेगा? प्रेरित धारा पर पड़ेगा। प्रेरित धारा अगर चूंकि फ्लक्स में परिवर्तन तेजी से हो रहा है यानी कम समय में लग रहा है तो प्रेरित धारा ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा धारा उत्पन्न होगी। अगर फ्लक्स परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है तो प्रेरित धारा कम हो जाएगी यानी कम धारा उत्पन्न होगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये जो है तीनों टॉपिक आपको आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक नए टॉपिक को देखेंगे जहां पर हम ये देखेंगे कि किसी चालक में किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब हम गतिमान करते हैं तो उसमें उत्पन्न जो विभव है विभवांतर, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, विभवांतर का मान कितना होता है, ये डेरिवेशन करेंगे और एक फार्मूला प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ने वाले हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील ऋजुरेखीय चालक के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी जब कोई चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक तार को हम गतिमान करते हैं तो उस चालक तार के सिरों के बीच एक विद्युत वाहक बल यानी विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। उसका मान कितना होगा उसको यहां पर हम लोग देखने वाले हैं। तो बच्चों यहां पर हमने एक चुंबकीय क्षेत्र ले लिया है जो कि इस तरह से आपको दिखाया जा रहा है। क्रॉस का मतलब है कि ये इनवर्ड है। इस बात को तो आप जानते हैं कि क्रॉस के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र दिखाया जाता है, यानी जब चुंबकीय क्षेत्र इनवर्ड है मतलब ऊपर से सतह के अंदर की ओर जा रहा है बल रेखाएं, तो इसको हम क्रॉस के द्वारा दिखाते हैं। ये दिखाने का तरीका है। अगर डॉट दिखाया जा रहा है इसका मतलब अंदर से बाहर की ओर चुंबकीय बल रेखाएं आ रही हैं। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कुछ ऐसे है। अब हमने क्या किया है कि एक चालक तार को ले लिया है और इस चालक तार को v वेग से हम इस तरफ गतिमान कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो चुंबकीय बल रेखाएं कुछ ऐसे हैं और चालक इस दिशा में गतिमान है, यानी उसकी गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का है, यानी ये जो है लंबवत गतिमान है। ठीक, अच्छा, और यहां पर इसकी लंबाई हम मान लेते हैं कि ये लंबाई है L, इस चालक तार की लंबाई है L। अच्छा, तो जब इसको हम यहां से गतिमान कर रहे हैं तो ये बात तो आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ है वो चूंकि ये चालक है तो चालक के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब हम इसको मूव करेंगे तो आपने लॉरेंज बल के बारे में पढ़ा है कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस कण पर एक बल कार्य करता है। ठीक, उस बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। यानी इनमें जो कण है धन आवेश या ऋण आवेश कण है, उन कणों पर एक बल कार्य करने लगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही एक जगह से दूसरी जगह गतिमान हो सकते हैं, धन आवेश तो गतिमान होते नहीं, वो तो अपनी जगह पर रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो बल कार्य करेगा, समझो बल की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। जो ये जो बल है, अब इसको हम राइट हैंड पाम रूल से निकाल सकते हैं। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है कि यदि हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखें और अंगूठे को चालक की गति की दिशा में रखें। ठीक है, चालक की गति से मतलब है धन आवेश की गति। ठीक है ना, तो यहां पर जो गदेली जो जिस तरह से हमारी जो हथेली का सिरा है वो धक्का देने की जो दिशा होगी वही कण पर लगने वाले बल की दिशा होगी। तो बच्चों यहां पर देखिए, ये जो हमारी उंगलियां जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, अंगूठा चालक की गति की दिशा में है। तो ये जो हथेली है ये ऊपर की ओर बल की दिशा दिखा रही है, यानी धन आवेश पर। ये बल धन आवेश की बात करता है, ऋण आवेश में मत जाइएगा। तो धन आवेश पर इस तरह से ऊपर की ओर एक बल कार्य करने लगता है।
इस सिरे को हम मान लेते हैं ये जे सिरा है और ये के सिरा है, ठीक है। अब इस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य कर रहा है, तो ऑब्वियसली ऋण आवेश पर नीचे की ओर कार्य करेगा, क्योंकि धन आवेश पर जिस दिशा में होगा ऋण आवेश पर उसके विपरीत दिशा में कार्य करेगा यही बल, ठीक। अब ये बल इसको ऊपर की ओर ले जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पर कुछ धन आवेश इकट्ठा हो जाएंगे और यहाँ पर कुछ ऋण आवेश इकट्ठा हो जाएंगे ना, ठीक। अच्छा, अब इस तरह से आप देख रहे हैं कि तो यहाँ पर देखिए धन आवेश इधर जा नहीं रहा है, वो एक्चुअली यहाँ से ऋण आवेश जो है वो इधर की ओर चले आ रहे हैं, तो यहाँ पर ऑब्वियसली जब ऋण आवेश कम हो जाएगा तो धन आवेश ही बचेगा, ठीक। तो ये सिरा धन आवेशित हो गया, ये सिरा ऋण आवेशित हो गया। इसके कारण इनमें एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो बल कार्य कर रहा है इसको हम कहते हैं Fm, ये बल है QVB, क्योंकि लंबवत है इसलिए साइन थीटा का इस्तेमाल हम करेंगे नहीं, QVB ये बल हो गया, ठीक है। Fm बराबर हो गया QVB। अच्छा, यहां पर अब जो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र, यहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्योंकि यहां पर धन आवेशित कण है, ये ऋण आवेशित कण है, तो धन आवेश और ऋण आवेश के बीच एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। वो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, E बराबर V/L, यानी इनके बीच जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उस V/L के बराबर होगा। E की वैल्यू होती है, ये समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर जब जैसे जैसे धनावेश इकट्ठा होता जाएगा तो वो क्या होगा कि इनके बीच एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने से इन कणों पर एक वैद्युत बल कार्य करेगा जो धन आवेश पर नीचे की ओर, ये देखिए ये Fm है और ये Fe मान लो कि E है, और धन आवेश पर नीचे की ओर ऋण आवेश पर ऊपर की ओर, यानी अब यहां पर धन आवेश को ऊपर ले जाने में हमें ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, यानी वैद्युत बल जो चुंबकीय बल है वो ज्यादा कार्य करेगा, यानी धीरे धीरे क्या होगा कि कणों का एक जगह से दूसरी जगह जाना कम हो जाएगा, क्योंकि अब बल ज्यादा लगाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो वैद्युत बल है वो इस चुंबकीय बल का विरोध कर रहा है, उसको रोकने का प्रयास कर रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पर ऋण आवेश और ऊपर धन आवेश इकट्ठा होते जाएंगे, ये जो Fe का मान है ये बढ़ता चला जाएगा और आवेशों को रोकता चला जाएगा। एक समय ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉनों का आवागमन बंद हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो अब यहां पर जो Fe है QE, Fe बराबर क्या होगा Q इंटू E, ठीक। अच्छा, अब यहां पर जो जब Fe का मान इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो Fm का विरोध करने लगे, यानी जो आवेश है वो एक जगह से दूसरी जगह जाना बंद कर देंगे, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह गति करना बंद कर देगा, यानी तब जब Fe बराबर Fm हो तब क्या होगा, तो Fe की वैल्यू है QE और Fm की वैल्यू है QVB होगा। Q से Q कैंसिल हो गया तो E बराबर हो गया V इंटू B। E का मान समीकरण 1 से रखने पर, ठीक है बच्चों, तो E का मान समीकरण 1 से रख दिया तो क्या मिला कि V/L बराबर V इंटू B। अच्छा, L इधर गुणा कर लिया, तो गुणा किया तो V बराबर क्या हुआ BVL, ठीक है। और ये V ही तो इनके बीच में प्रेरित होने वाला यानी उत्पन्न होने वाला विभवांतर है, उसी को तो हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल क्या है, एक तरह का विभवांतर ही तो है। तो ये विभवांतर अपने आप उत्पन्न हुआ है, किसी कारण से तो उत्पन्न नहीं हुआ, अपने आप उत्पन्न हुआ है। तो इस प्रकार के बल को हम विद्युत वाहक बल कहेंगे और ये चालक में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल है V बराबर BVL, ठीक है ना, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से BVL इसका इस
चालक तार में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल। तो आपने सीखा कि जब हम किसी चालक तार को या किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है तो उस चालक में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उस विद्युत वाहक बल का मान उस चुंबकीय क्षेत्र, चालक तार की गति यानी वेग और चालक की लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, तो इसको आप इसके भाषा के साथ में इसको नोट कर लीजिएगा और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, और ये डेरिवेशन खुद में भी इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा बच्चों, अब हम लोग इसके आगे का जो टॉपिक है वो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और इस नियम में हम लोग जानेंगे कि प्रेरित धारा की दिशा क्या होती है। तो फ्लेमिंग ने अपने दाएं हाथ के नियम में हमें बताया, इससे पहले आप बाएं हाथ के नियम के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उसी से रिलेटेड वीडियो ये टॉपिक है। तो फ्लेमिंग ने अपने दाएं हाथ के नियम में बताया कि यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास की दोनों उंगलियों यानी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को हम इस तरह फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें। आप देख रहे हैं कि अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। और अगर आप जो है इंडेक्स ये अंगूठे और मिडिल फिंगर के बीच में देखें तो भी 90 डिग्री का एंगल है। तो ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है यानी लंबवत है। तो यदि पहली उंगली यानी इंडेक्स फिंगर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, अंगूठा चालक बल जो है चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है, तो दूसरी उंगली यानी जो मिडिल फिंगर है वो प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी, यानी प्रेरित धारा की दिशा ये होगी। ठीक है, तो अगर आप देखें कि यहां पर अगर पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। चालक की गति की दिशा का मतलब यहां पर है कि जो धन आवेश है उसकी गति की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तो जो मिडिल फिंगर है वो प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी, यानी जो प्रेरित धारा होगी वो इस उंगली की दिशा में गति करेगी, जो है प्रवाहित होगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से समझ लीजिए। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे दाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास की दोनों उंगलियों यानी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें, तब यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है, तो दूसरी उंगली यानी जो मिडिल फिंगर है वो प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, चलिए तो इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं। आगे के लिए आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए, प्रिपरेशन करिए। गुड बाय।